Hello everyone, welcome back to this YouTube channel that is Sevi Forensics. So friends, कल मैंने आप लोगों के साथ में कुछ MCQs शेयर करे हुए थे जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड थे, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में हम वही सारे क्वेश्चन का जितने भी कल हमने क्वेश्चंस को देखा था तो उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हर एक क्वेश्चन में आए हुए थे तो उन हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वाला वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन था वो था, इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस द चॉइस ऑफ इरेडिएशन एंड काउंटिंग कंडीशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो जो इरेडिएशन की चॉइस होती है एंड काउंटिंग कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है, तो वो आपको बताना है किस कंडीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं जिसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स बोथ ऑन एलिमेंट टू बी एनालाइज्ड एंड सैम्पल मैट्रिक्स, ठीक है। सो इन दोनों ही चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में जो इरेडिएशन की चॉइस होती है वो एंड काउंटिंग कंडीशन जो होती है वो, ठीक है। सो अगर आपने मेरा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होती है उसका क्या प्रिंसिपल होता है, क्या वर्किंग होती है, ये जो आपका इरेडिएशन है ये क्या होता है। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने हर एक पॉइंट को बताया हुआ था, ठीक है। इसीलिए मैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो आप ज़रूर से जाकर वाला वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एंड काफ़ी सारे आपके जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैन बी इजीली कपल्ड विद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं इनमें से किसके साथ बहुत ही इजीली कपल किया जा सकता है, मतलब ज्वाइन किया जा सकता है, ठीक है। सो जो आपका GC होता है गैस क्रोमेटोग्राफी, उसके साथ मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को बहुत ही इजीली कपल किया जा सकता है। जैसे कि आपने कई बार नाम भी सुना होगा GCMS, तो उसकी फुल फॉर्म जो होती है वो यही होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। तो जो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसको गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ है बहुत ही इजीली कपल किया जा सकता है। एंड इसके अलावा जो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसका मैं उस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि जो इससे पहले का जो क्वेश्चन का पार्ट 11 था सॉल्यूशन वाला, तो वहाँ पर मैंने मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डायग्राम के हेल्प से बहुत ही अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। सो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो बेसिक फंक्शनिंग होती है, जो पूरा इंस्ट्रूमेंट का सीक्वेंस होता है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 11 को ज़रूर से देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है, इन विच लैंग्वेज टिस्वीट हैज़ पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन क्रोमेटोग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट थे टिस्वीट, इन्होंने वर्क किया था क्रोमेटोग्राफी पे। तो क्रोमेटोग्राफी पर इन्होंने जो भी वर्क किया था उन्होंने फर्स्ट टाइम किस लैंग्वेज में पब्लिश किया हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स रशियन लैंग्वेज में उन्होंने अपना वर्क को पब्लिश किया हुआ था, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके दिसंबर 2018 वाले एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ HPLC सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो HPLC होता है, तो HPLC का जो पूरा सिस्टम होता है, पूरा सेटअप होता है, उसका क्या सीक्वेंस होता है, किस सीक्वेंस में आपको जो पूरा रहता है इंस्ट्रूमेंटेशन वो किस सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने A से लेकर के G तक के पूरा डिसऑर्डर मैनर में यहाँ पर सारे सिस्टम के नेम लिखे हुए हैं, आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है, सबसे पहले आपका सॉल्वेंट रिजर्वॉयर आता है, सॉल्वेंट रिजर्वॉयर के बाद में आपका पंप आता है, पंप के बाद में आपका आता है इंजेक्टर,
इंजेक्टर के जस्ट बाद जो आता है वो आता है आपका गॉड कॉलम के बाद में आपका आता है एनालिटिकल कॉलम। एनालिटिकल कॉलम के जस्ट बाद में आता है आपका डिटेक्टर एंड डिटेक्टर के बाद में आता है आपका रिकॉर्डर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ से आप पूरा सीक्वेंस इसको अच्छी तरह से मैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक पूरा डायग्राम भी है तो वहाँ पर पूरा फ्लो चार्ट है, तो वहाँ से आपको पूरा सीक्वेंस में हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड HPLC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जो HPLC होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी दैट पंप्स अ सैंपल मिक्सचर और एनालाइट इन अ सॉल्वेंट, इसको कि हम मोबाइल फेज कहते हैं, एट हाई प्रेशर अप टू 400 एटमॉस्फेयर्स थ्रू अ कॉलम विद क्रोमेटोग्राफिक पैकेजिंग मटेरियल स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो जो आपका HPLC होता है उसको हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जो कि एक तरह का आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है। इसमें क्या रहता है, जो आपका सैंपल का मिक्सचर होता है उसको क्या करते हैं, सैंपल मिक्सचर को पंप करते हैं। कहाँ पर पंप करते हैं, वो मोबाइल फेज में जो आपका सॉल्वेंट होता है, जो आपका मोबाइल फेज होता है उसमें आपके मिक्सचर को पंप किया जाता है एंड उसके बाद में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर पे आपको पंप करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपका 400 एटमॉस्फेयर तक रहता है, अप टू मतलब इतने तक आपका इतने एटमॉस्फेयर तक आपका प्रेशर उसमें रहता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ कॉलम, एक कॉलम की हेल्प से उसको मैट्रिक्स को हाई प्रेशर के साथ में सॉल्वेंट में आपको पंप किया जाता है विद द क्रोमेटोग्राफिक पैकेजिंग मटेरियल। क्रोमेटोग्राफिक पैकेजिंग मटेरियल जो कि आपका स्टेशनरी फेस है उससे आपको पैक किया जाता है जो भी आपका सैंपल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा सैंपल इज कैरीड बाय अ मूविंग कैरियर गैस स्टीम ऑफ हीलियम नाइट्रोजन। जो हीलियम की या फिर नाइट्रोजन की जो स्टीम होती है वो एज अ कैरियर गैस काम करती है, मूव करती है। जो भी आपका सैंपल होता है उसको मूव कराने के लिए एज अ कैरियर गैस यूज़ करी जाती है हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, एंड HPLC हैज़ द एबिलिटी टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन एनी सैंपल दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड in trace concentration as low as parts per trillion। So, जो आपका HPLC होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि अगर आपके पास सैंपल बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है, बहुत ही कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी HPLC की इतनी एबिलिटी होती है कि वो आपके जो सैंपल है उसको सेपरेट कर सके, उसके जो कंपाउंड्स हैं, जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उनको आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है, सो HPLC होता है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसमें अगर पार्ट्स पर ट्रिलियन तक के अमाउंट भी है तो भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका HPLC के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर पूरा एक डायग्राम है जहाँ पर पूरा सीक्वेंस है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपका HPLC का सॉल्वेंट होता है एंड इसके बाद में पंप आता है, पंप के बाद में इंजेक्टर आता है जहाँ पर आपको सैंपल को इंजेक्ट करना होता है। इसके बाद में आपकी HPLC की कॉलम आती है। इस कॉलम में पहले आपका आता है गॉड कॉलम एंड इसके बाद में आपका आता है एनालिटिकल कॉलम। ठीक है, तो ये कॉलम भी दो तरह की होती हैं। आपकी HPLC जो कॉलम होती है वो दो तरह की, एक पहले आपकी गॉड कॉलम एंड इसके बाद में आपकी एनालिटिकल कॉलम आती है। ठीक है, इसके बाद में आपका डिटेक्टर अटैच होता है। डिटेक्टर के बाद में यहाँ से आपका डेटा के रिकॉर्ड करने के लिए ये पूरा रहता है रिकॉर्डर। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक सिस्टम होता है आपके HPLC का। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितना मैंने आपको इससे पहले जो रिटन फॉर्मेट में था उसको भी पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं या सिर्फ हो सकता है आपको दो दे दें एंड इनसे पूछे कि इनके बीच में कौन सा वाला होता है। यहाँ पर इस तरह से आप इंजेक्टर बता सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर इन गैस क्रोमेटोग्राफी कंसिस्ट ऑफ स्पेस आइडेंटिकल फिलामेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है जो गैस क्रोमेटोग्राफी में थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, जिसको हम शॉर्ट में TCD भी कहते हैं, ये डिटेक्टर आपका यूज़ किया जाता है। इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं, सिमिलर आइडेंटिकल फिलामेंट्स होते हैं, वो कितने फिलामेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दैट मीन्स इसमें टोटल 4 आइडेंटिकल फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं।
तो ये एक तरह का आपका यूनिवर्सल डिटेक्टर होता है जो कि आपका डिटेक्ट कर सकता है एयर, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक गैसेस एंड मैनी अदर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके अलावा ये एक तरह का डिटेक्टर होता है जो कि कॉमनली यूज डिटेक्टर है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए। गैस क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग तरह के डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन है आपका थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है वो वर्क करता है बाय यूजिंग 2 पैरेलल ट्यूब्स बोथ कंटेनिंग गैस एंड हीटिंग कॉइल्स। ठीक है, तो 2 पैरेलल ट्यूब्स होती हैं जो कि कंटेन करती हैं गैस को एंड हीट करती हैं कॉइल्स को, एंड जो गैसेस होती हैं वो फिर एग्जामिन करी जाती हैं, कंपेयर करते हैं हीट लॉस रेट से फ्रॉम द हीटिंग कॉइल्स इनटू गैसेस। जो आपकी हीटिंग कॉइल होती है गैस के अंदर, उससे आपका जो हीट लॉस का रेट होता है उनको कंपेयर करा जाता है, उससे आपका रिजल्टेंट मिलता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो एक ट्यूब होती है वो होल्ड करती है रेफरेंस गैस को एंड द सैंपल टू बी टेस्टेड इज पास्ड थ्रू द अदर। ठीक है, तो ये आपका ये रहता है कि आपका एक ट्यूब आपकी रेफरेंस गैस होती है एंड जो दूसरी ट्यूब होती है उसमें होती हैं आपकी जो सैंपल रहता है इसको कि आपको डिटेक्ट करना है वो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो इसका प्रिंसिपल है, यूजिंग दिस प्रिंसिपल अ TCD सेंसेस द चेंजेस इन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉलम इफ्लुएंट एंड कंपेयर्स इट टू अ रेफरेंस फ्लो ऑफ कैरियर गैस। ठीक है, तो जो कैरियर गैस होती है उसके रेफरेंस फ्लो को कंपेयर किया जाता है, जो भी आपका सैंपल होता है, जो आपका स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि जो आपका रेफरेंस गैस होता है वो पूरे को कंपेयर करते हैं एंड उससे आपको रिजल्टेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर ये पूरा आपके पास ही डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पावर सप्लाई दी जाती है एंड यहाँ पर बीच में 2 ट्यूब्स होती हैं, ये पैरेलल ट्यूब्स होती हैं दोनों की दोनों। एंड इसमें क्या रहता है, एक जो ट्यूब होती है एक में आपका कैरियर गैस या फिर रेफरेंस गैस होती है एंड जो दूसरा होता है उसमें आपका सैंपल प्लस कैरियर गैस होती है। ठीक है, एंड इसी से आपका डिटेक्टर कनेक्ट होता है, मतलब रिकॉर्डर कनेक्ट होता है, जहाँ से पूरा का पूरा डेटा जो रहता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के बारे में। इसी तरह से जैसे कि आपको यहाँ पर 2 दिख रही हैं एंड 2 के पीछे भी 2 होती हैं, तो इस तरह से आपका कनेक्टेड होती हैं ये सारी, तो 4 पूरी ट्यूब्स इसमें यूज़ करी जाती हैं। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने अगला जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिटेक्टर्स यूज़ करे जाते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो ये इतने तरह के डिटेक्टर्स आपके गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा इसकी जो डिटेल है वो हम बाद में करेंगे, जब पूरा हम गैस क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर डिटेक्टर जितने भी तरह के यूज़ होते हैं उनका पूरा डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर बेसिकली आपका फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन कैप्चर, थर्मल कंडक्टिविटी, फ्लेम, फोटोमेट्रिक फोटो आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है डेरिवेटाइजेशन प्रायर टू गैस क्रोमेटोग्राफी इज ऑफन डिजायरेबल। ठीक है, तो जो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी होता है उस पर जो डेरिवेटाइजेशन होता है तो वो डिजायरेबल होता है। तो जो डेरिवेटाइजेशन होता है, पहली बात तो वो क्या होता है, तो वो क्या करता है बेसिकली, उसका मतलब है जो केमिकल कंपाउंड होता है उसको कन्वर्ट करना किसी दूसरे प्रोडक्ट में जिसका कि केमिकल स्ट्रक्चर जो हो वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो ये होता है आपका डेरिवेटाइजेशन का मतलब। तो यहाँ पर बोला गया है जो गैस क्रोमेटोग्राफी होता है तो उसमें क्या जो डेरिवेटाइजेशन होता है वो ऑप्शनल होता है, वो डिजायरेबल होता है, ऐसा नहीं कि वो कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट है इसमें तो ये बोला गया है। ठीक है, एंड जो आपका रीज़न है, तो रीज़न में कह रहे हैं इट इम्प्रूव्स द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स पर्टिकुलरली दोज कंटेनिंग पोलर फंक्शन ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को बताया गया है कि ये किस लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है ये इम्प्रूव करता है थर्मल स्टेबिलिटी को कंपाउंड्स की एंड पर्टिकुलरली उनकी जो कि आपके पोलर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह की टेक्निक है फॉर सेपरेटिंग केमिकल सब्सटेंसेस दैट रिलाइज ऑन डिफरेंसेस इन
partitioning behavior between a flowing mobile phase and a stationary phase to separate the components in a mixture. ठीक है, तो ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक है जहाँ पर क्या करते हैं, जो कि रिलाई करता है डिफरेंसेस इन पार्टीशनिंग बिहेवियर। जो हर एक कंपाउंड का आपका डिफरेंस होता है, पार्टीशनिंग बिहेवियर मतलब पार्टीशन आपका अलग अलग सेपरेट होने का जितना जैसा भी बिहेवियर होता है उस पर डिपेंड करता है, जो कि आपका डिफरेंस देखा जाता है जब उसको मोबाइल फेज में एंड स्टेशनरी फेज में रखा जाता है एंड फिर वो सेपरेट करता है कंपोनेंट्स में उसी मिक्सचर में। ठीक है, तो इस बेसिस पर ये बेसिकली जो गैस क्रोमेटोग्राफी होता है ये काम करता है। इसमें क्या होता है, द सैम्पल इज कैरीड बाय अ मूविंग गैस स्ट्रीम थ्रू अ पैक्ड ट्यूब विद अ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड और मे बी कोटेड विद अ फिल्म ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, तो ये होता है आपका जो भी सैंपल होता है उसको कैरी आउट किया जाता है मोबाइल फेज में मूविंग गैस स्ट्रीम में थ्रू अ पैक्ड ट्यूब की हेल्प से एंड उसमें उसको फाइनली सॉलिड या फिर जो भी आपकी फिल्म होती है कोटेड फिल्म की जाती है एक लिक्विड की। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर्स फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच थर्मोकेमिकल कॉन्स्टेंट्स एज हीट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका जहाँ पर यूज़ किया जाता है एंड यहाँ पर मैंने आपको गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वो है डार्क करंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है जो डार्क करंट होता है वो इनमें से किससे एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ठीक है, जो डार्क करंट होता है वो बेसिकली आपके फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से रिलेटेड होता है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम इन्हीं सब के बारे में बात कर लेते हैं। सो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या होता है, ये बेसिकली यूजफुल होता है लाइट डिटेक्शन के लिए ऑफ एवरी वीक सिग्नल्स। जितने भी वीक सिग्नल्स होते हैं उनमें उनके जो लाइट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूजफुल होता है। ये एक तरह का फोटो एमिसिव डिवाइस है इन विच द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर जो फोटोन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एमिशन होता है। एंड दीज डिटेक्टर्स वर्क बाय एम्पलीफाइंग द इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड बाय अ फोटोकैथोड एक्सपोज्ड टू अ फोटोन फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो इस तरह के डिटेक्टर होते हैं ये वर्क करते हैं बाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होते हैं उनको एम्पलीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोकैथोड एक्सपोज्ड टू अ फोटोन फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड अगला जो है वो है आपका यहाँ पर ये पूरा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का जो पूरा सिस्टम होता है ये पूरी इस तरह से आपकी इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पर आपका पूरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका हाई एनर्जी फोटोन होता है, उसको जब अंदर इमिट कराते हैं तो सेंटिलेटर के अंदर लो एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं एंड जो आपका हाई एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं उनको इमिट कराया जाता है आयोनाइजेशन ट्रैक पर, जिससे कि आपके लो एनर्जी के फोटॉन्स जो होते हैं वो इमिट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसको अंदर फोटो कैथोड से होते हुए अंदर ले जाते हैं एंड यहाँ पर आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी जगह पे जस्ट, एंड इसके आगे यहाँ पर ये आपकी फोटो फोकसिंग इलेक्ट्रोड लगा होता है एंड फिर यहाँ पर आपके एनोड्स कैथोड्स लगे होते हैं। जो आपकी जो सर्कुलर फॉर्म में है ये आपका एनोड है एंड जो इस तरह से है ये आपका डायोड है। ठीक है, तो ये एनोड और डायोड होते हैं एंड इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरा मूव करते हैं जिनको कि आप सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एंड इसके एंड में ये कुछ कनेक्टर पिंस लगी होती है जिसको कि आपको जो भी अदर सिस्टम होता है वहाँ से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आपका कुछ सिस्टम होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हमारे सामने कुछ और भी पॉइंट्स हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, इट इज़ एन ऑप्टिकल कॉम्पोनेंट विद अ पीरियोडिक स्ट्रक्चर दैट स्प्लिट्स एंड डिफ्रैक्ट्स इनटू सेवरल बीम्स ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जो स्प्लिट करता है लाइट को, जो आपका ऑप्टिकल कंपोनेंट है ये एक तरह का जो कि स्प्लिट करता है एंड डिफ्रैक्ट करता है लाइट को अलग अलग तरह के बीम्स में जो कि ट्रैवल करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, तो ये आपका काम होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का
एंड इसके अलावा व्हेन वाइट लाइट इंटर्स द ग्रेटिंग द लाइट कंपोनेंट्स आर डिफ्रैक्टेड एट एंगल्स एंड दैट आर डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स picking out diffracted light makes it possible to select required light component। ठीक है, सो जब वाइट लाइट एंटर करती है ग्रेटिंग में तो वो क्या करती है, लाइट के कंपोनेंट्स हो जाते हैं अलग अलग, जो कि अलग अलग एंगल पर डिफ्रैक्ट हो जाते हैं और जिसको डिटरमाइन किया जाता है उनकी वेवलेंथ के बेसिस पर। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अभी हम इसको पूरा डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा डायग्राम है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वाइट लाइट सोर्स होता है एंड यहाँ पर एक स्लिट होता है, ये बीच में आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखा हुआ है। एंड इससे क्या है, जब आपके वाइट लाइट सोर्स इस पर पास करता है, इस पर इमिट करता है, तो ये काफ़ी सारे अलग अलग वेवलेंथ में, अलग अलग सोर्सेज में, अलग अलग कलर्स में इमिट हो जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, सेपरेट कर जाता है। ठीक है, सो इनकी जो वेवलेंथ रहती है फिर इसके बेसिस पर यहाँ पर इनको पूरा एग्जामिन किया जाता है। तो ये होता है आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं एटोमाइजर से रिलेटेड। ठीक है, सो एटोमाइजर क्या होता है, ये एक तरह का डिवाइस होता है फॉर एमिटिंग वाटर, परफ्यूम और अदर लिक्विड्स एज अ फाइन स्प्रे। ठीक है, तो जैसे कि आपने परफ्यूम्स की बॉटल देखी होंगी, तो उसमें जब आप स्प्रे करते हैं तो बहुत फाइन लिक्विड की आपकी बहुत ही छोटी सी पतली सी बहुत फाइन ड्रॉप्स आती हैं। ठीक है, तो एटोमाइजर एक तरह से आपका लिक्विड को फाइन स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बैंड पास फिल्टर्स होते हैं वो क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट पासेस फ्रीक्वेंसीज within a certain range and reject frequencies outside that range। ठीक है, तो ये बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कितनी रेंज के अंदर तक है, कितनी रेंज के बाहर तक है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ से बेसिकली एक तरह का फिल्टर है जो कि रेंज से ज़्यादा की जो आपकी होती हैं फ्रीक्वेंसीज उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बैंड पास फिल्टर में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर DTGS डिटेक्टर ऑपरेट्स। ठीक है, सो बेसिकली जो आपका DTGS है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ड्यूटरेटेड ट्राइग्लाइसिन सल्फेट। ठीक है, सो आपका जो DTGS डिटेक्टर होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ड्यूटरेटेड ट्राइग्लाइसिन सल्फेट। ठीक है, एंड इसमें यहाँ पर आपको बताना है ये किस टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर पर ये जो आपका FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो DTGS डिटेक्टर यूज़ किया जाता है उसको एम्बिएंट टेम्परेचर पर ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, एंड अभी हम आपका जो FTIR होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। सो बेसिकली जो आपका FTIR होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एंड ये क्या है, ये प्रेफर करता है मेथड ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेथड होता है उसको बेसिकली ये प्रेफर करता है। एंड ये एक तरह की टेक्निक है जो कि यूज़ करी जाती है टू ऑब्टेन एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ अ सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज़ करी जाती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है उसके एमिशन को या फिर एब्जॉर्प्शन को सॉलिड लिक्विड और गैसियस फेज में जब हम ऑब्टेन करते हैं उन स्पेक्ट्रम्स को, उनका डिटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, व्हेन इंफ्रारेड रेडिएशन इज पास्ड थ्रू अ सैंपल सम रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल एंड सम पासेस थ्रू। ठीक है, सो कुछ जब आप सैंपल के ऊपर आप IR रेडिएशन को इम्पोज करते हो तो उससे क्या होता है, कुछ रेडिएशन तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रेडिएशन को वो पास आउट कर देता है, मतलब उनको ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जो रिजल्टिंग सिग्नल होता है एट द डिटेक्टर इज अ स्पेक्ट्रम रिजल्टिंग अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जितनी जितनी वेवलेंथ को वो आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी जितनी वेवलेंथ को वो आपका ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो पूरा रिकॉर्ड होता रहता है रिकॉर्डर की हेल्प से, डिटेक्टर की हेल्प से। एंड वहाँ पर एक पूरा स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलता है एंड वो पूरा का पूरा आपका एक तरह का मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट बन के हमारे आपके रिजल्ट के फॉर्म में आता है। एंड द यूजफुलनेस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अराइज बिकॉज डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस डिफरेंट स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, तो जो आपका रिजल्टेंट आ जाता है फिर उसको आपको पूरा कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड को क्वेश्चन के सैंपल से, एंड फिर आपको उससे बेसिकली जो भी आपका रिजल्टेंट होता है वो आपको मिल जाता है। ठीक
ठीक है। एंड ये जो आपका FTIR होता है, ये बेसिकली इसमें जितना भी आपका स्पेक्ट्रम मिलता है वो बेसिकली हर एक केमिकल का, हर एक जितने भी सैम्पल्स होते हैं उन सभी का, हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट मिलता है आपको, जो स्पेक्ट्रम मिलता है हर एक आपके सैंपल का, वो सभी का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से यही आपका बेसिकली आपका जो यूज़फुलनेस इसकी होती है FTIR की, वो यही होती है, इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका FTIR के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है, इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्रॉम्पटन स्कैटरिंग रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बेसिकली जो क्रॉम्पटन स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है, और स्कैटरिंग ऑफ अ फोटोन बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल यूजुअली एन इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली जो आपका क्रॉम्पटन स्कैटरिंग होती है वो एक तरह की स्कैटरिंग होती है फोटोन की बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल से फोटोन की जो आपका स्कैटरिंग होती है। एंड इसमें जनरली जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है। सो इसके अलावा जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का एक पहले भी क्वेश्चन आया था इसी वाले वीडियो में, तो वो दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी अगर आप वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का जो पूरा वीडियो है उसको देख लेंगे तो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इंटरफेरेंस विद रिजल्टिंग सिग्नल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर जो आपके सामने अगला क्वेश्चन है वो है, परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस on an agarose gel where two electric fields are applied alternatively at different angles for a defined time period, such an electrophoretic technique is known as, ठीक है। सो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस आप परफॉर्म करते हो एगरोस जेल पे, जहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई करी जाती हैं ऑल्टरनेटिवली एट डिफरेंट एंगल्स पे फॉर अ डिफाइंड टाइम ऑफ पीरियड, मतलब एक पूरा टाइम ऑफ पीरियड होता है, उसके लिए उतने टाइम के लिए अप्लाई करी जाती है। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है उसका क्या नाम होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इस तरह की जो आपकी टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक तरह से डेफिनेशन ही है पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इसके अलावा जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें क्या रहता है, लंबी लंबी जो कैपिलरीज होती हैं, इस टाइप से एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। एंड जो 2 डायमेंशनल है वहाँ पर क्या रहता है, 2 डायमेंशन में आपका ये पूरा आपका परफॉर्म किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, जहाँ पर 2 डायमेंशनल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो बेसिकली आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक होता है आपका केमिकल ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर या केमिकल के ग्रेडियंट पर आपका इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं अपने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप हैज़ बीन यूज्ड टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग। सो जो आपका पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप होता है वो किस चीज़ की स्टडी करने के लिए यूजफुल होता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल्स इन सॉइल, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे जो आपके ऑप्शन है, डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, टेक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इन सॉइल, तो इनका कोई भी मतलब नहीं है। ये सारे के सारे आप डेंसिटी है, टेक्सचर है, तो ये सारा का सारा डिटरमाइन करने के लिए डेंसिटी के लिए डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट होता है, और टेक्सचर के लिए आप टेक्सचर आप ऐसे ही देख के बता सकते हो। इसके अलावा उसमें ह्यूमस है कि नहीं है तो उसके लिए भी इस मेथड का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारे के तो आपके वैसे ही गलत है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल्स इन सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। एंड अभी हम पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। सो जो पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी होता है वो क्या करता है, इट इंक्लूड्स इल्यूमिनेशन ऑफ सैंपल विद पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये एक तरह का आपका माइक्रोस्कोप ही होता है जहाँ पर पोलराइज्ड लाइट का यूज़ किया जाता है। एंड जो पोलराइज्ड लाइट होती है उससे जो भी आपका सैंपल होता है उसको इल्यूमिनेट कराया जाता है, ठीक है। तो जो पोलराइज्ड लाइट होती है सबसे पहले तो वो क्या होती है, तो जो पोलराइज्ड लाइट है वो एक तरह की आपकी लाइट वेव्स होती हैं इन विच वाइब्रेशन अकर इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है। तो जहाँ पर जो आपकी पोलराइज्ड लाइट होती है वो एक तरह की लाइट वेव्स होती हैं जो कि वाइब्रेशन करती हैं एक ही प्लेन में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट,
ठीक है। देन डायरेक्टली ट्रांसमिटेड लाइट कैन ऑप्शनली बी ब्लॉक्ड विद अ पोलराइजर 90 डिग्रीज टू द इल्यूमिनेशन। जो आपके डायरेक्टली ट्रांसमिटेड लाइट होती हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं पोलराइजर की हेल्प से 90 डिग्री पर इल्यूमिनेशन कराने के टाइम पर। तो इस वजह से आपकी पोलराइज्ड लाइट को यूज़ किया जाता है एंड दिस इल्यूमिनेशन टेक्निक is most commonly used on birefrigerant samples where the polarized light interacts strongly with the sample and so generating contrast with the background। ठीक है, so इसमें क्या रहता है, जो इल्यूमिनेशन टेक्निक है ये एक तरह की जिसमें आपकी जो बायरेफ्रिजरेंट सैम्पल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है एंड यहाँ पर क्या होता है, जो पोलराइज्ड लाइट होती है वो इंटरैक्ट करती है स्ट्रांगली विद सैम्पल के साथ में, जिससे कि एक कंट्रास्ट जनरेट होता है आपके बैकग्राउंड पे। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये काम करता है पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी एंड ये बेसिकली क्या रहता है, जो आपका पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी होता है इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी मतलब कि जितने भी मिनरल्स से रिलेटेड आपका होते हैं आपके सैम्पल्स, उनके आपके एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ बेसिकली यूज्ड एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली इन ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में एंड यहाँ पर हमने बहुत सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है एंड आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस एक वीडियो से आपने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे जो कि आपके नेट के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चे को जो भी नेट के प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने नेट के एग्जाम में करेक्ट कर पाए। ठीक है, सो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। हमने सारे 10 क्वेश्चन सारे 11 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं एंड इसी तरह से मैं आपके लिए और सारे MCQs और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको मैं आपके एग्जाम तक काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है एंड इसकी जो PDF है वो आपको यहाँ पर जो आपका टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो वहाँ पर और बहुत सारी PDFs अवेलेबल हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको फोरेंसिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। And at last, thank you so much for watching me here.